नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूँ अदिति राजपूत और आज हम दक्षिण कोरिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। साउथ कोरिया में संकट जो है अचानक से वो गहरा गया है। वहाँ पर हम जानते हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ का ऐलान किया और 3 दिसंबर की रात को उन्होंने करीब 7 बजे के आसपास शाम को मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया। लेकिन अराजकता की स्थिति वहाँ पर पैदा हो गई। विरोध प्रदर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर शुरू हो गए। उसके बाद जो नेशनल असेंबली थी उसके जो 190 सदस्य थे, उन्होंने इस फैसले को पलट दिया और उसके बाद 6 घंटों के भीतर ही मार्शल लॉ लगाने की जो बात थी, जो फैसला था, उसे वापस पलट दिया गया, उसे पलटना पड़ा। एक मजबूरी-सी स्थिति जो है, वो वहाँ पर पैदा हो गई और हम लगातार देख रहे हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ है। एक अस्थिरता की स्थिति जो है, वो दक्षिण कोरिया में लगातार बनी हुई है और जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो राष्ट्रपति हैं, यून सून योल 2022 में उन्होंने पद ग्रहण किया था, उसके बाद से ही लगातार वहाँ पे स्थितियाँ जो हैं वो बिगड़ी हुई हैं। उनकी पत्नी पर भी कई तरह के आरोप लगे और उनकी छवि जो है वो लगातार खराब होती जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर कि किस तरह से दक्षिण कोरिया का जो संकट है वो गहराया हुआ है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान जो जुड़ने जा रहे हैं। प्रोफ़ेसर स्वर्ण सिंह हैं मेरे साथ, जेएनयू के प्रोफ़ेसर हैं। प्रोफ़ेसर बहुत-बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो थोड़ा-सा ये जो दक्षिण कोरिया में संकट गहराया है, इसके हम अगर थोड़ा-सा पीछे जाएँ कि आखिर कैसे शुरुआत हुई और कैसे जो ये स्थिति है, ये यहाँ तक पहुँची कि एक बार नहीं, कई दफ़ा इस तरह की स्थिति जो है, वो वहाँ पर पैदा हो गई है? हाँ, आदिति पहले तो धन्यवाद अपने प्रोग्राम में मुझे शामिल करने के लिए। ये दक्षिण कोरिया की जो तनाव की समस्या अब बढ़कर सामने आई है, ये पिछले 2 साल से लगातार बनती हुई नज़र आई है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं, वो अलग राजनीतिक दल से हैं, पीपल्स पावर पार्टी है उनकी, और डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया जो है, वो संसद में बहुमत उनके पास है। तो इनमें लगातार आपस में तनाव बनता रहा है और कई बार इस तरह की तनाव के हालात बने हैं, पर इस तरह तक बात नहीं पहुंची कि इस तरह से मार्शल लॉ एक तरह से घोषित करना पड़े राष्ट्रपति को। ये पहली बार हुआ है। लोगों की याद में वहाँ मार्शल लॉ की बड़ी खौफनाक एक तरह से याद है उनको, हुँ, क्योंकि इससे पहले 70 के दशक के अंत तक 60 और 70 के दशक में राष्ट्रपति पाक वहाँ जो फॉर्मर जनरल थे, उन्हीं का शासन रहा और वो उन्होंने कई बार अपने अपोजिशन लीडर्स को अ, अ, ख़त्म करने के लिए भी या उनको नाकामयाब करने के लिए बार बार मार्शल लॉ का इस्तेमाल किया उन्होंने। उनकी हत्या हुई थी, फिर उसके बाद भी थोड़ी देर के लिए मार्शल लॉ लगा था। तो मान लीजिए कि 88 के बाद 1988 के बाद धीरे-धीरे स्थिति सुधर गई थी हुँ, और दक्षिण कोरिया को आज एशिया में बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने उनको एक उदाहरण की तरह न कहा कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा उदाहरण बना है साउथ कोरिया। और उसी में ये 2 हुँ, साल से फिर से गिरावट और तनाव जो नज़र आता है, उसके अंदरूनी भी कुछ कारण हैं और कुछ विदेश नीति में भी कुछ समस्याएँ हैं उनके लिए। अंदरूनी कारण वही है कि उनकी जो नेशनल असेंबली संसद है, वो उसके वहाँ बहुमत आपके डेमोक्रेटिक पार्टी का है, राष्ट्रपति पीपल्स पार्टी के हैं। तो जी, अब जो समस्या हुई वो बजट को लेकर हुई कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी जो बहुमत में है संसद में, वो बहुत बड़े तौर पर उनमें कटौती करना चाह रहे थे उनके बजट पर क्योंकि पूरा एक बैगेज है इसके पीछे तनाव का, इसलिए वो एक तरह से लास्ट स्ट्रॉ ऑन कैमल्स नेक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि वो आखिरी कारण बना जिससे राष्ट्रपति ने इस तरह से मार्शल लॉ का की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाहर से देखें किस तरह से तनाव बढ़ा है, तो सबसे बड़ी समस्या आप देखें कि वहाँ के संविधान में लिखा ही है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होगी न केवल कानून और व्यवस्था बनाना, हुँ, बल्कि वहाँ की नॉर्थ कोरिया के सामने अपनी देश की सुरक्षा बनाए रखना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल। और जो उत्तरी कोरिया है, वहाँ कुछ पिछले 3 या 4 सालों में माहौल बहुत बदला है। उन्होंने फिर से अपनी मिसाइल की टेस्टिंग शुरू की। हाल में उन्होंने लंबी दूरी की ऐसी मिसाइल जो अमेरिका तक पहुंच सकती है, उसका भी टेस्टिंग किया। हुँ, और इसके साथ-साथ ईरान की सहायता से ऐसा माना जाता है कि हमास को भी जो हथियार हैं, वो उत्तरी कोरिया से जा रहे हैं। और अभी आपने पढ़ा होगा कि रूस में न केवल उत्तरी कोरिया के हथियार जा रहे हैं, वहाँ 7 से 10 हज़ार के आसपास उनकी फौजी भी
रूस की फौज के साथ जोड़ रहे हैं। तो वहाँ के नेता किम जोंग उनका जो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रभाव है वो बदल गया है, और उसके चलते उनका रुझान दक्षिण कोरिया की तरफ से बदल गया है। अब वो यूनिफिकेशन की बात नहीं करते, वो नहीं चाहते कि हुँ, यूनिफिकेशन होनी चाहिए। उनको अपनी आइसोलेशन से भी अब डर नहीं लगता। वो फॉर्मल नाम जो दक्षिण कोरिया का रिपब्लिक ऑफ कोरिया को वो मानते हैं कि वो अलग देश है, और जी, कहते हैं कि वो युद्ध नहीं चाहते, पर युद्ध हुआ तो बहुत विध्वंस करेंगे दक्षिण कोरिया का। तो ये बिल्कुल, बाहर से भी तनाव है, अंदर से भी तनाव है। उसके चलते मुझे लगता है कि जो राष्ट्रपति यून है उनकी अपनी प्रसिद्धि भी लगातार गिरावट हुई है उसमें। तो बिल्कुल। ये सब लगातार तनाव और एंग्जाइटी में उन्होंने ये मार्शल लॉ की घोषणा की, पर शायद उन्होंने अच्छे से इसकी या तो तैयारी की ना, उसको हुँ। अच्छे से सोचा उसके बारे में, इसीलिए 6 घंटों में उन्होंने उसको वापस भी ले लिया। जी, जो आपने बात कही वो बिल्कुल फिट बैठती है कि तैयारी नहीं थी, ठीक से होमवर्क नहीं किया था और इसके चलते उन्हें वापस मतलब बैकफुट पर आना पड़ा अपने इस फैसले को लेकर। आपने प्रोफ़ेसर साहब यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का ज़िक्र किया कि किस तरह से किम जोंग यूंग जो है वो यहाँ पर एक बड़ी भूमिका निभाते हुए सामने आ रहे हैं और जो राष्ट्रपति यून सूक ओल हैं, वो भी ये बात कहते रहे कि सीमावर्ती इलाकों में जो अस्थिरता है, जिस तरह का आंतरिक तनाव जो बढ़ रहा है लगातार, वो एक बहुत बड़ी राजनीतिक संकट को पैदा कर रहा है। तो इसमें नॉर्थ कोरिया की भूमिका को अगर हम बहुत विस्तार से चर्चा करें तो वो हमें ज़रूर बताएँ? हाँ, अदिति, आपने जैसे देखा उनकी घोषणा जब उन्होंने भाषण दिया इसको लेकर रात हुँ, 11 बजे, तो उन्होंने कहा कि उत्तरी कोरिया का जो तालमेल यहाँ के कुछ सांसदों से है, हुँ, वही कारण है, और वो दक्षिण कोरिया की आज़ादी को खतरे में डालता है, और ये लोग सरकार को ठप करने में लगे हुए हैं, और वो मैं होने नहीं दूंगा, ये कहकर उन्होंने मार्शल लॉ का शुरुआत किया। जी, और चिंता ये भी उसके पीछे है, आपने कहा उत्तर कोरिया का क्या उसमें एक तरह से कारण हो सकता है। आपको याद होगा पिछली बार जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने थे, तो उन्होंने 3 बार शिखर वार्ता की थी किम जोंग उन से, जो आज जी, भी उत्तरी कोरिया के नेता हैं। और हुँ, ऐसे उम्मीद की जा रही है कि शायद फिर से वो शिखर वार्ताएं शुरू होंगी 20 जनवरी में, जब पद ग्रहण करेंगे ट्रम्प वापसी करेंगे, डोनाल्ड हाँ, ट्रंप। जी, और यही नहीं, उन शिखर वार्ताओं में यहाँ तक बात निकली थी कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो फौजी दस्ता, उनका करीब 30,000 फौजी जो दक्षिण कोरिया में अमेरिका के रहते हैं, उनको कम करने या हटाने तक की भी उसमें शायद प्रस्तावना हुई थी। तो हुँ, उसको लेकर जाहिर है कि दक्षिण कोरिया को बहुत चिंता हो सकती है कि यदि इस तरह का माहौल फिर से बनता है, तो उसी के चलते 2022 में आपको याद होगा राष्ट्रपति यून अपने चुनाव के भाषणों में दक्षिण कोरिया को अपना परमाणु शस्त्र अस्त्र बनाने चाहिए, इसी बात पर, इसी नारे पर वो चुनकर आए थे कि दक्षिण कोरिया को अपनी सुरक्षा के लिए अपने परमाणु अस्त्र बनाने चाहिए, और वो लगातार बात आज भी कभी कभी होती रहती है। तो बाहर के ये उत्तर कोरिया के बदलते परिप्रेक्ष्य में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से उत्तर कोरिया का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। तो उसके चलते मुझे लगता है ये असमंजस या तनाव या एंग्जाइटी में इस तरह का कदम उठाया गया, और फिर उसी तरह से जल्दी से कदम को पीछे भी हटाया गया। बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम भारत पर असर की बात करें प्रोफ़ेसर स्वर्ण सिंह तो किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि मैं अब देख रही थी कि कई बड़ी कंपनियाँ जो हैं उन्होंने एक बड़े यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर हम बात करें टाटा की, महिंद्रा की तो इन्होंने यहाँ पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो किया हुआ है। मैं एक छोटा-सा आंकड़ा अगर अपने दर्शकों के सामने यहाँ पर रखूँ तो दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 2018 में 21.5 अरब डॉलर का था, जो 22-23 में 21.46% बढ़कर 27.8 अरब तक पहुँच गया और 23-24 के दौरान भी व्यापार जो है उसमें बढ़ोतरी जो है वो देखी गई है। तो सिर्फ़ ना केवल आयात-निर्यात जो है बल्कि जो कंपनियों का भारी भरकम निवेश जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिला है और अगर हम अगर कुछ ख़ास कंपनियों की बात करें तो टाटा कंसल्टेंसी है, महिंद्रा टेक है, यहाँ पर मोटा पैसा इन्होंने लगाया हुआ है। टाटा मोटर्स ने वहाँ पे करीब 102 मिलियन डॉलर जो हैं वो इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी रकम है। तो भारत पर किस तरह का असर आप देख रहे हैं यहाँ पर? ये इसके लिए समझना जरूरी होता है कि दक्षिण कोरिया छोटा सा देश है। हुँ, हुँ। अ, पर उसके बावजूद उसका जो, हम हमेशा चीन के इकोनॉमिक मिरेकल की बात करते हैं, हुँ, पर हुँ। यदि आप उसके साइज को ध्यान में रखें तो दक्षिण कोरिया का इकोनॉमिक मिरेकल मिरेकल जो है वो चीन से भी ज्यादा बेहतर है एक तरह से।
जिस तरह से पिछले 4 दशकों में दक्षिण कोरिया की आर्थिक व्यवस्था ने तेजी से आगे बढ़कर अपना प्रभाव बनाया है, निवेश और व्यापार बढ़ाया है। आपने 27 अरब डॉलर की बात की, भारत के साथ एक छोटा-सा देश इतना बड़ा व्यापार भारत के साथ करता है, निवेश करता है। आपने भारत के निवेश की बात की दक्षिण कोरिया में। आप अपने यहाँ भारत में जितनी भी कंज्यूमर गुड्स देखें, जो हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा के जीवन में, उसमें बहुत सी एक से एक बढ़कर दक्षिण कोरिया की कंपनियों का उसमें योगदान है। एक ज़माने में दक्षिण कोरिया लगातार करीब 6 या 7 सालों तक सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ निवेशक था भारत में। तो व्यापार तो आपस में है ही, निवेश भी है। यदि हुँ, वहाँ आर्थिक या राजनीतिक उथल-पुथल होती है, संकट होता है, तो ज़ाहिर है कि जितना भी साझेदारी है उस पर असर पड़ेगा। अब मैं बिल्कुल। बात करूँगा जो अक्सर ज़्यादा बात होती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आजकल के परिप्रेक्ष्य में, सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर। जी। ताइवान के बाद दक्षिण कोरिया सबसे बड़ा उत्पादक है ये सेमीकंडक्टर चिप्स का। तो सेमीकंडक्टर चिप्स जो है वो दुनिया भर की जितनी उत्पादन होता है अलग-अलग देशों में, सभी में वो इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए यदि यहाँ संकट आता है किसी तरह का, तो उसका सेमीकंडक्टर उत्पादन कम हो सकता है चिप्स का, उससे उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, निर्यात है, वो कम होगी। तो पूरे विश्व के उत्पादन क्षेत्र में मुझे लगता है कि उसका असर हो सकता है, भारत में भी होगा। उसका ये भी कह सकते हैं कि फिर दुनिया देखेगी कि उसके विकल्प क्या हैं, उसमें भारत एक बड़े विकल्प की तरह से भी सामने आ सकता है। पर फिलहाल वहाँ यदि कोई संकट आता है किसी तरह का और आर्थिक व्यवस्था या राजनीतिक स्थिरता जो है वो खराब होती है, तो ज़ाहिर है कि पूरे क्षेत्र में उसका असर होगा। जितने भी दक्षिण कोरिया के साझेदार देश हैं, हुँ। जिनका तालमेल उनके साथ है, ज़ाहिर है उन देशों पर भी खराब असर होगा। जी, तो अब आप किस तरह से देख रहे हैं राष्ट्रपति युन सुक जो हैं, क्योंकि विपक्ष की संख्या वहाँ पर ज़्यादा है, संख्या बल में वो हमेशा उनसे भारी पड़ रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे में महाभियोग चलाने के बाद जो विपक्ष कर रहा है, तो आगे किस तरफ बढ़ती हुई आप स्थिति को देख रहे हैं दक्षिण कोरिया में? हाँ, जैसा कि खबरों में है कि महाभियोग की प्रस्तावना हो चुकी है। हुँ, और पहले भी 2004 में और 2016 या 17 में 2 बार इस तरह से इम्पीचमेंट हो चुका है। जी, 2004 वाला इम्पीचमेंट जो था वो वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उन्होंने उसको रिवोक कर दिया था कि ये नहीं मान्य है। पर दूसरा बाद में जो 2016 या 17 में हुआ वो वाक़ई राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ा उस वक़्त। तो इसमें कई अभी अटकलें हैं। आपने कहा कि जो राष्ट्रपति युन हैं, उनके पास बहुमत उनकी पार्टी का नहीं है वहाँ के नेशनल असेंबली में, संसद में। पर इस तरह के महाभियोग में मेजॉरिटी से प्रस्तावना होती है, जो हो चुकी है। उसके बाद 72 घंटों में उस पर वोटिंग होनी चाहिए और बहस भी होनी चाहिए। तो जो हालात आज हैं, अभी शायद वहाँ के प्रधानमंत्री की एक बैठक होनी थी दोपहर में, उसकी कोई अब अभी खबर नहीं हो आई कि वो हो पाई बैठक या नहीं हो पाई। तो क्या संसद अपना सत्र बुला पाएगी 72 घंटों में या नहीं बुला पाएगी, या बहस होगी या नहीं होगी, उस पे वोटिंग होगी, कैसे होगी? मान लीजिए अब वोटिंग हो भी जाती है, तो 190 जो 6 दलों ने मिलकर प्रस्तावना की है, जी, इनके पास 190 सांसद हैं। हुँ, और 2/3 बहुमत पूरी संसद का चाहिए। बहुत बार बिल्कुल, बहुमत इस तरह से देखा जाता है कि कितने सांसद उस वक़्त बैठक में हैं, ऐसा नहीं है। संविधान में लिखा है कि पूरी संसद में जितने मेंबर्स हैं, जितने सदस्य हैं, 300 हैं, तो 200 उनको चाहिए होंगे और इस वक़्त पीपल्स पार्टी के पास 108 सांसद हैं वहाँ। तो क्या वो 8 सांसद प्रस्तावना के समर्थन में खड़े हो जाएँगे या नहीं होंगे, ये देखना होगा। और मान लीजिए ये हो भी जाता है, प्रस्तावना पास हो जाती है एक तरह से, तो फिर यही मुद्दा जो है महाभियोग का वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास जाएगा, जिसके पास 6 महीने होते हैं इस पर निर्णय लेने के लिए। तो ये जो संकट है, जो जो कहें कि असमंजस बना हुआ है, अलग-अलग तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिन में इसका सीधा कोई नतीजा निकल आएगा। एक बात हो सकती है कि यदि राष्ट्रपति यून खुद इस्तीफा देना चाहें तो वो बात अलग है। हुँ, उस हालात में वहाँ के प्रधानमंत्री वहाँ का पदभार सँभालेंगे और 6 महीने के अंदर-अंदर नए राष्ट्रपति का सीधा जनता चुनाव करेगी। जी। पर इस वक़्त ऐसा लग नहीं रहा कि वो राष्ट्रपति यून शायद किसी तरह का सोच रहे हैं।
सॉरी। तो इस वक़्त लग नहीं रहा कि राष्ट्रपति यून इस्तीफ़ा देने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कोई भी अभी इस तरह की सफाई नहीं आई है कि 6 घंटे में क्यों उन्होंने वापस मार्शल लॉ कर लिया। जो अभी तक टिप्पणी आई है वो व्हाइट हाउस से आई है, और व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने ये कहा कि हमें खुशी है कि राष्ट्रपति यून ने वहाँ की सांसद का, नेशनल असेंबली का निर्णय जो है वो उसको मान लिया है और मार्शल लॉ को वापस कर दिया है। केवल यही एक सफाई फिलहाल मीडिया में अवेलेबल है। जी। राष्ट्रपति की तरफ से कोई टिप्पणी अभी नहीं आई है, तो मुझे लगता है कि शायद अमेरिका यदि चाहे तो शायद दबाव बनाकर इस्तीफा दिलवा सकता है, पर राष्ट्रपति यून के संबंध बड़े अच्छे हैं राष्ट्रपति बाइडेन के साथ। हुँ, पिछले 2 सालों में करीब 12 बार वो दोनों मिल चुके हैं, तो मुझे मिल लगता चुके नहीं हैं। कि राष्ट्रपति बाइडेन इस तरह का कोई निर्णय लेंगे कि दबाव से उनसे इस्तीफा दिलवाने की बात करें। तो ये बिल्कुल। असमंजस बना रहेगा आने वाले दिनों में, मैं यही कह रहा हूँ। जी, तो अगर हम एक बार फिर से यहाँ पर नॉर्थ कोरिया को बीच में लेकर आएँ, तो किस तरह से यहाँ पर किम जोंग उन जो हैं, वो लगातार एक जो ख़ासकर सीमावर्ती इलाके हैं, उनमें एक तनाव की स्थिति पैदा करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक एक अलग से जो उनका मकसद है। तो उनके अगर एक ओवरऑल हम एक दृष्टि की तरफ से देखें, तो क्या आप उनका मकसद पाते हैं? क्या उनका इंटेंशन है यहाँ पर? और इसकी पृष्ठभूमि भी समझाएँ कि पहले से क्या होता चला आ रहा है? हमेशा से नॉर्थ कोरिया किसी न किसी तरह से तनाव बनाता रहता है। कभी लोगों को अगवा कर लेता है, कभी हथियारों को टेस्ट करता है अलग-अलग जगहों पर, ऐसे हुँ, आस-पास के इलाकों में, ताकि जो लगातार तनाव बना रहे, क्योंकि सोल सिटी जो है, जिसमें करीब 1/4 साउथ कोरिया दक्षिण कोरिया की जनसंख्या रहती है, वो करीब 35 या 40 किलोमीटर सीमा से है। तो उस तरह बड़ी चिंता रहती है कि क्या इस तरह के संकट में उत्तरी कोरिया कुछ उसका फ़ायदा उठाना चाहेगा? क्योंकि हो सकता है कि उत्तरी कोरिया के नज़रिए से देखें तो उसके लिए बड़ा अच्छा अवसर है इस वक़्त। रूस से बहुत अच्छे तालमेल हैं, चीन से बड़े अच्छे तालमेल हैं, ईरान से अच्छे तालमेल उसके हैं। तो क्या वो इस हालात का फ़ायदा उठा सकता है, जब कुछ करना चाहेगा? हालाँकि पिछले 1 या डेढ़ साल से उन्होंने बार-बार यही कहा कि वो युद्ध नहीं चाहते दक्षिण कोरिया के साथ। दक्षिण कोरिया हुँ, अलग देश है, वे मानते हैं। पर इस तरह का संकट जो बने उसके दक्षिण कोरिया के अंदर, तो ये हुँ, उत्सुकता हो सकती है, एक तरह से एक्साइटमेंट हो सकती है उत्तरी कोरिया में, कि वो तो एक नेता को तय करना है, कोई वहाँ उनका ऐसा नहीं कि उनको किसी को जवाबदेही देनी होती है। यदि वो नेता के मन में आता है कि ये युद्ध करने का अच्छा अवसर है, तो वो कर भी सकते हैं ऐसा। पर इस वक़्त फ़िलहाल कोई ऐसी उन्होंने शुरुआत नहीं की, किसी तरह से पावर प्रोजेक्शन वग़ैरह दिखाने की भी उन्होंने शुरुआत नहीं की है फ़िलहाल, जिससे लगे कि युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं दक्षिण कोरिया के ऊपर। पर दक्षिण कोरिया के नज़रिए से ये हमेशा से खतरा बना रहता है कि हुँ, उत्तरी कोरिया कभी भी हमला कर सकता है या किसी दूसरी तरह से नुकसान कर सकता है दक्षिण कोरिया को। और इस तरह से यदि अस्थिरता बनती है, तो ज़ाहिर है कि हुँ। आम जनता में और वहाँ के नेतृत्व में सबसे बड़ी चिंता यही होगी। बिल्कुल, तो एक कहीं न कहीं अस्थिरता की जो स्थिति है, वो सिर्फ़ राजनीतिक अस्थिरता ही नहीं है, लोगों के मन में भी एक कहीं न कहीं संशय है इस सत्ता को लेकर, राष्ट्रपति को लेकर और शायद ये एक बहुत बड़ी वजह भी वहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वो चल रहा है और इसी के चलते यहाँ पर राष्ट्रपति को ये जो मार्शल लॉ का फैसला था, ये 6 घंटों के भीतर ही वापस लेना पड़ गया और यहाँ पर जिस तरह से प्रोफ़ेसर स्वर्ण सिंह आप कह रहे हैं कि ये जो स्थिति है, ये असमंजस की स्थिति आगे भी देखने को मिल सकती है, तो बहुत दिलचस्प होगा इस पर नज़र रखना कि किस तरह से साउथ कोरिया जो है वहाँ पर क्या राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है या आगे किस तरह से स्थिति यहाँ पर पैदा होती है क्योंकि नॉर्थ कोरिया काफ़ी स्ट्रांग है, मजबूत देशों के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। ऐसे में क्या अमेरिका की भी कोई भूमिका हो सकती है? इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। प्रोफ़ेसर स्वर्ण सिंह बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत विस्तार से इस पूरे मामले को समझाया है हम सभी को। धन्यवाद। थैंक यू सर।